नमस्कार। हिंदी की ई लर्निंग कक्षा में सभी पाठकों का स्वागत है। आज हम राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित एक यात्रा वृतांत तिब्बत के पथ पर का अध्ययन एवं अध्यापन करेंगे। राहुल सांकृत्यायन जी घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता हैं। उन्हें घूमने का बड़ा शौक है और उसी घूमने और यात्राओं के आधार पर उन्होंने जिस भी स्थान से वो गुजरे हैं वहाँ के समाज का, वहाँ की लोक संस्कृति का, वहाँ की प्रकृति का वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। राहुल जी का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ। पंदहा गांव है। तो उत्तर प्रदेश से ये नेपाल के मार्ग से तिब्बत की यात्रा आरंभ करते हैं। इनकी यह यात्रा 14 मई को आरंभ हुई थी और इस यात्रा में उन्होंने अपने साथ एक तमंग समुदाय के एक तरुण व्यक्ति को, यानी युवा को, एक किशोर को अपने साथ लिया। पहले तो उसने उनके साथ जाने से आनाकानी की। उसका कारण था कि उसकी फसल की कटाई का समय आया हुआ था। फिर भी उसने कहा कि वह तातपानी तक चलने के लिए तैयार है। तातपानी वह स्थान है जहाँ का पानी गर्म है, यानी गर्म पानी का झरना है वहाँ पर, इसीलिए वह तातपानी के नाम से प्रसिद्ध है। वे सुबह 8 बजे चले। अपने साथ सत्तू लेकर चले। सत्तू गेहूं या जौ या चावल के आटे से बना हुआ लड्डू होता है, तो वो सत्तू अपने साथ लेकर चले और मार्ग में एक चरवाहों का डेरा था जहाँ से उन्होंने मक्खन भी लिया और वहाँ पर उनके पास भोजन भी किया। जब उन्होंने आग्रह किया भोजन करने का तो उनके पास वहाँ भोजन किया और फिर घने जंगलों में से होते हुए आगे बढ़ चले। प्रातः 8 बजे चलने के बाद 6 घंटे की यात्रा करने के उपरांत वह एक डेरे में पहुंचे। डेरे का मतलब एक ऐसा स्थान जो टेम्परेरी रहने के लिए बनाया हुआ हो, जिसमें जो चरवाहा लोग रहते थे और उनके पास एक खूंखार कुत्ता था जो जोर जोर से भौंक रहा था और घर में एक गृहिणी उसे शांत करने का प्रयास कर रही थी। चटाइयों से बनी हुई ये झोपड़ी थी जो डेरा था। खाने पीने का सामान व्यवस्थित तरीके से उसमें उन्होंने रखा हुआ था। जामू गाय का दूध निकाला जा रहा था और वहाँ उनके पास मक्खन भी था और उन्होंने दूध पीने का भी आग्रह किया, परंतु लेखक और उसके साथी ने दूध की बजाय छाछ पीना पसंद किया और उन्हें पता था कि रास्ते में अब पता नहीं कहाँ विश्राम का स्थल हमें मिलेगा, इसलिए उन्होंने वहाँ पर भोजन भी ग्रहण किया। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। जंगलों में तरह तरह के पक्षी अपनी मधुर ध्वनि से सबको और अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। तमंग तरुण जो उनके साथ चला था, तमंग समुदाय का एक युवा जो उनके साथ चला था, वह भोटिया बोली बोलता था। तो लेखक को भी भोटिया बोली का ज्ञान था। दोनों भोटिया भाषा में बात करते हुए अपने मार्ग में आगे बढ़ रहे थे। ये जिस मार्ग से गुजर रहे थे वहाँ अनेक गांव जो आ रहे थे वह यल्मो लोगों के थे, यानी ये पहाड़ी समुदाय है जो यल्मो है, भोटिया है, शरबा है। तो यल्मो समुदाय के गांव के पास से गुजरे। गांव में सफ़ेद रंग के झंडे लगाए हुए थे। रास्ते में मानी भी बनाई हुई थी। मानी पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का एक धार्मिक स्थल होता है जो प्रत्येक गांव में होता है। मानियों के दोनों ओर साफ मार्ग बनाए हुए थे। जो व्यक्ति मानियों की यात्रा कर लेता है, ये कहा जाता है कि वह महापुण्य का अधिकारी हो जाता है। एक गांव में तो मानी की दीवार में लगे पत्थर पर ताजा ताजा रंग भी किया हुआ था। यल्मो लोगों में लामा धर्म प्रचलित है। लामा एक धर्म है जो तिब्बत के लोग भी मानते हैं।
श्री राहुल जी और उसके साथी 4-5 घंटे चलने के बाद डांडे के किनारे पहुंच गए। डांडा यानी कि एक बड़ा मार्ग, बड़े मार्ग पर पहुंच गए। वहां भी एक बड़ी सी मानी थी जहां से नीचे की तरफ उतराई शुरू होती थी और चारों ओर खेत थे। जैसे जैसे नीचे की ओर उतर रहे थे वैसे वैसे तापमान भी बढ़ता जा रहा था। गेहूं और जौ के खेत थे, अब वे शीघ्रता से नीचे की ओर उतर गए। तमंगों के भी कितने ही गांव उन्होंने रास्ते में पार किए। मकई की फसलें उगी हुई थी। 3-4 बजे वे नदी के पुल को पार करके दूसरी ओर पहुंच गए। लेखक ने बताया वे डांडे पहुंचने से पहले एक गांव में रात बिताने के लिए भी रुके। उन्होंने एक ब्राह्मण के घर आश्रय लिया। रात बिताकर वे सुबह ही दोबारा यात्रा के लिए चल पड़े। इसके बाद उन्होंने दूसरा डांडा भी पार कर लिया, यानी बड़े बड़े मार्गों से होते हुए दूसरा मार्ग भी क्रॉस कर लिया। अब वे काठमांडव, जैसे कि मैंने बताया नेपाल की ओर से वो तिब्बत जा रहे हैं, अब काठमांडव से कुती जाने वाले मार्ग पर पहुंच गए थे। वे ऊपर के रास्ते से ही गए। मार्ग में उन्हें नमक लाने वाले लोग मिले जो झुंड के झुंड थे। कुछ लोग मकई और चावल लेकर कुती की ओर भी जा रहे थे। 2 बजे के बाद फिर से उतराई आरंभ हुई। पहाड़ी मार्ग है, कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा है। मार्ग में उन्हें शर्बो समुदाय के लोगों की बस्तियां मिली। यल्मो लोग भी शर्बो भोटिया की ही एक शाखा है, यानी शर्बो यल्मो ये भोटिया जाति की ही शाखाएं हैं। यह शर्बो भोटिये दार्जिलिंग तक बसे हुए थे। शर्बो का अर्थ होता है पूर्व वाला। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि डुप्पा लामा, यानी उनका कोई गुरु है, अगले गांव में ठहरे हुए हैं। उस रात को वे सब वहीं ठहर गए। वे कुल 8 व्यक्ति थे सारे। उन 8 व्यक्तियों में 4 तो गृहस्थ व्यक्ति हैं और 4 जो है लामा लोग हैं, यानी लामा धर्म का पालन करने वाले लोग हैं। यद्यपि गांव तमंगों का था, वे लामा धर्म को मानने वाले बताए जाते हैं, किंतु उनके मन में डुप्पा जैसे बड़े लामा के लिए विशेष श्रद्धा नहीं थी। कुल्लू का रिंचन भी उनके साथ था। जो लेखक के साथ एक तमंग चला था और एक अब रिंचन है जो उनका साथी है और कुल्लू से संबंध रखता है, कुल्लू का रहने वाला है। प्रातः ही उनकी यात्रा शुरू हुई अगले दिन के लिए। मार्ग में नदी पर लोहे का झूले वाला पुल था। मार्ग में कई दुकानें भी थी, पर खाने पीने की कोई ज़्यादा विशेष चीज़ें उन पर उपलब्ध नहीं थी। वहाँ रात रुकने पर वे प्रातः ही चल पड़े। उन्होंने वहाँ से गुरु को ढोने के लिए 2 आदमी अपने साथ लिए, फिर अपनी यात्रा आरंभ कर दी। वे काठमांडव से आने वाले बड़े मार्ग से पहुंच गए। सड़क पर नमक ले जाने वालों का जैसे मेला सा लगा हुआ था और 18 मई को काली नदी के ऊपरी भाग के एक बड़े गांव में ठहरे। 14 मई को चले थे, 18 मई आ गई है। साथियों ने बताया कि कल वे नेपाल की सीमा की अंतिम चौकी को पार करेंगे। लेखक ने यात्रा के समय खान पान के विषय में कहा कि डुप्पा लामा और उनके लिए भात बनता था। भात चावल को कहते हैं, चावल बनाए जाते थे और शेष लोग जो है सत्तू से काम चलाते थे। उन्होंने मार्ग में अनेक प्रकार के व्यंजन लिए, मांसाहारी व्यंजन भी वहाँ थे। अब वे काली नदी के साथ साथ चल रहे थे। नदी धारा के साथ साथ आगे ऊंचाई पर चढ़ रही थी। नदी के दोनों ओर छायादार वृक्ष थे, चारों ओर जंगल थे। 2 बजे के लगभग वे तातपानी पहुंच गए।
गर्म पानी का चश्मा होने के कारण, जैसे मैंने पहले भी बताया, इसको तात पानी कहा जाता है। गांव में नेपाली चुंगी घर और एक डाक खाना है। चुंगी वालों के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे तीर्थ यात्रा से आ रहे हैं। इस प्रकार वे चुंगी पार कर गए। तीर्थ यात्री होने के कारण उनसे कोई ज्यादा टोका टाकी वहां पर नहीं हुई। किंतु असली डर तो आगे था, क्योंकि आगे एक फौजी चौकी थी। लेखक बहुत घबरा रहा था। कुछ ही देर में लामा भी वहां पहुंच गए। आगे पर्वत था ऊंचा और मार्ग जैसे कि रुक सा गया था। उनकी समझ में आया कि सामने ही महान पर्वत की दीवार सैनिक दृष्टि से अत्यंत महत्व की है। यानी वहां पर सेना के जवान खड़े हुए मिलेंगे, वहां से हमें पार करने में कठिनाई होगी। नीचे से आने वाली बड़ी सेना को भी कुछ ही आदमी वहां रोक सकते हैं। वहां पहुंचने पर देखा कि एक पहरेदार खड़ा है, जिसने उन्हें रोक लिया। फिर एक हवलदार आया और पूछने पर उसे बताया गया, मेरे जो साथी थे उन्होंने कहा कि हम लोग करोंग के अवतारी लामा के चेले हैं। यानी करोंग के अवतारी लामा को वो लोग मानते थे, पूजते थे। तभी लामा भी वहां पहुंच गए। हवलदार ने सारी रिपोर्ट सेना के कप्तान को दे दी। सूबेदार को भेज दिया। उसने सबके नाम पूछे। लेखक का नाम भी यहाँ बदलना पड़ा और इनका नाम उनके साथी ने खुनु चवंग बताया। इस प्रकार लेखक ने चैन की सांस ली। शाम करीब थी और पास के गांव में अब उन्होंने ठहरने का कार्यक्रम बनाया। लामा को अच्छा स्थान ठहरने के लिए सूबेदार द्वारा दिया गया। रात को अच्छा ठिकाना मिल जाने के कारण वहां डुप्पा लामा ने देवताओं की पूजा आराधना की। सत्तू की पिंडियों पर रंग डालकर कुछ मांसाहारी भोजन भी उस पर परोसा और घी के दिए जलाए। जाप के बाद डमरू बजने लगा। रात के 10 बजे तक पूजा चली। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। दूसरे दिन यानी कि 19 के बाद 20 मई को हम पुल पर पहुंच गए, जो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। तिब्बत की सीमा में पैर रखते ही हम सब खुश थे कि उन्होंने अपनी लड़ाई जीत ली है। यानी वो तिब्बत की यात्रा के लिए निकले थे, तिब्बत के पथ पर थे, तो तिब्बत पर उन्होंने फतेह हासिल कर ली। इसके साथ ही उनकी यह यात्रा यहाँ समाप्त हो गई।